नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के चुनाव प्रचार में कूदने जा रहे हैं। कल नरेंद्र मोदी की पहली वर्चुअल रैली होने जा रही है। पहले फेज की 58 सीटों के वोटर्स से कल मोदी सीधा संवाद करने जा रहे हैं। बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत कुछ वैसा ही सोचा है जैसा 2019 में मोदी के लिए सोचा था। 2019 में जो कमाल हुआ वो क्या 2022 में भी होगा? बीजेपी के बड़े नेता मानते हैं कि ऐसा हो सकता है। मोदी और योगी की जोड़ी 300 का आंकड़ा पार कर सकती है। लेकिन क्या ये दावे हवा हवाई हैं या इनके पीछे कोई लॉजिकल नंबर गेम है? बीजेपी के दावे नहीं, हम आपको सीधे बीजेपी के वॉर रूम से बनाई गई स्ट्रैटेजी की डिटेल बताने जा रहे हैं। जैसी बंपर जीत मोदी को साल 2019 में मिली, क्या वैसी बंपर जीत योगी को 2022 में मिलने जा रही है? क्या जो साल 2019 में हुआ वही साल 2022 में होने जा रहा है? साल 2019 में मोदी योगी के सामने भारत के राजनीतिक इतिहास में हुआ सबसे बड़ा गठबंधन था, मायावती और अखिलेश का महागठबंधन, जिसके साथ जयंत चौधरी की भी ताकत थी। इसके बाद भी बीजेपी ने यूपी में 62 लोकसभा सीटें जीत ली। इस बार 2022 में योगी के सामने अखिलेश और जयंत चौधरी का गठबंधन है। मायावती अब गठबंधन से बाहर है। तो क्या बीजेपी साल 2019 की सफलता एक बार फिर साल 2022 में दोहराने जा रही है? चुनाव मंच में जब अखिलेश और जयंत के गठबंधन पर योगी से सवाल पूछा गया तो उनका यही जवाब था कि जब 2017 में महागठबंधन को हरा दिया तो 2022 में तो मुकाबला सिर्फ गठबंधन से है। अभी ये गठबंधन है ना, 2019 में महागठबंधन था। ये महागठबंधन क्यों टूट गया ये वही लोग जाने। मैं तब भी मानता था। एक बात पूछनी चाहिए इन लोगों से, 2019 में क्या हुआ था? क्या जनता ने इन्हें अपना आशीर्वाद दे दिया था? नहीं, ये जनता जनार्दन भी जानती है, अवसरवादी गठबंधन है। इसके बारे में आप कह ही सकते हैं, कह रहीम कैसे निभे बेर केर का संग। ये तो बेर और केर का संग है, यह अवसरवादी है। और इस अवसरवादी गठबंधन को जनता भी जानती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान भी जानता है। 2017 में चुनाव हुआ तो यूपी में बीजेपी का चेहरा थे मोदी। 2019 में चुनाव हुआ तो भी यूपी में बीजेपी का चेहरा थे मोदी। मोदी फॉर्मूला अब तक यूपी में अजेय रहा है और अब 2022 में बीजेपी का चेहरा है योगी। तो आखिर अब योगी के पास वो कौन सा फॉर्मूला है जिसकी वजह से योगी एकदम निश्चिंत और कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं? 2022 में योगी का फॉर्मूला क्या है और अखिलेश कैसे योगी के इस फॉर्मूले की काट तलाश रहे हैं, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। 2019 में महागठबंधन ने बहुत बड़ा वोट बैंक बनाया। अखिलेश का वोटर यानी यादव प्लस मायावती का वोटर यानी जाटव प्लस मुस्लिम वोटर यादव वोट यूपी में करीब 11% है। मायावती का वोटर यानी जाटव यूपी में 10% है और करीब 20% का मुस्लिम वोट है। ये सब मिलाकर महागठबंधन का वोट शेयर हुआ टोटल 41%। लेकिन तब 2019 में बीजेपी करीब 50% वोट लाकर सब पर भारी पड़ गई थी और इसीलिए ओवैसी ने भी अखिलेश पर निशाना साधते हुए यह कहा कि मुसलमानों का इतना बड़ा सपोर्ट और एक मुश्त वोट मिलने के बाद समाजवादी पार्टी 5 सीट से आगे नहीं बढ़ सकी। आप तो बसपा से अलायंस के 75% मुसलमानों ने वोट दिया। मैं वही इसीलिए कह रहा हूं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से कि आपने 75% वोट दिया। बसपा को और सपा को सिर्फ 15 जीते, अखिलेश के पास 5 जीते, बेटे, पिताजी और 3 मुसलमान हैं। फिर कहां गए आपका? और मोदी जी क्यों जीते? मेरी वजह जीते। अखिलेश यादव सबसे नाहिल सियासी लीडर हैं। 2014 का इलेक्शन हारे, उनकी लीडरशिप में लड़ा गया था। 2017 का इलेक्शन हारे, उनकी लीडरशिप में लड़ा गया था। 2019 का हारे। 3 चुनाव जो शख्स हार जाता है अपनी पार्टी का और झोली भर भर कर मुसलमानों ने खैरात के तौर पर वोट दिया, तब भी बीजेपी जीत गई। 2019 का रिजल्ट आते ही मायावती ने अखिलेश यादव से गठबंधन तोड़ लिया, लेकिन जयंत चौधरी अब भी अखिलेश यादव के साथ बने हुए हैं। आमतौर पर यह माना जा रहा है कि मुस्लिम वोट एक तरफा समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि मुसलमान बीजेपी को हराने वाली सबसे बड़ी ताकत के रूप में अखिलेश को देख रहे हैं।
तो ऐसी स्थिति में आज के गठबंधन में अखिलेश का खुद का यादव वोट बैंक है करीब 11%, पूरे यूपी में जयंत का जाट वोट बैंक है करीब 3% और मुस्लिम वोट है करीब 20%। तो कुल अब अखिलेश के गठबंधन के पास 11 + 3 + 20 करीब 34% के बेस वोट की पावर है। अब इस बात को और गौर से समझिए। 2019 में महागठबंधन का वोट बेस करीब 41% था और अब 2022 में गठबंधन का वोट बेस करीब 34% है। 2019 में बीजेपी ने 50% वोट हासिल कर लिए, तो अब 2022 में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ेगा या फिर घटेगा, ये बड़ा सवाल है। इस हिसाब से जब योगी के खिलाफ मायावती और अखिलेश का कोई गठबंधन नहीं है, तो क्या बीजेपी की सीट बढ़ेंगी या फिर घटेंगी? 2017 में बीजेपी ने 40% वोट लेकर 312 सीटें जीती थी। तब मायावती और अखिलेश अलग अलग चुनाव लड़े थे। 2019 में बीजेपी 50% वोट लेकर भी 275 विधानसभा की सीटों पर ही आगे थी, क्योंकि अखिलेश और मायावती साथ थे। अब 2022 में जब मायावती और अखिलेश साथ नहीं लड़ रहे हैं, तब बीजेपी क्या 2017 वाली सफलता, क्या 2022 में बीजेपी फिर 300+ का आंकड़ा छू सकती है? आपको एक और दिलचस्प ट्रेंड दिखाते हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 42% का वोट शेयर मिला था। साल 2017 में वोट शेयर 2% घटकर करीब 40% हो गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 50% का वोट शेयर मिला। 2022 में बीजेपी का वोट शेयर अगर पहले के हिसाब से 2% गिरे, तब भी 48% होता है। इस हिसाब से देखें तो बीजेपी को यूपी के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी सफलता हासिल हो सकती है और बीजेपी फिर 300 का आंकड़ा पार कर सकती है। ये अभी आपने 2014, 2017 और 2019 के आंकड़ों की एक रूपरेखा देखी। आपको ये बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि योगी और मोदी के खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती अखिलेश यादव है। लेकिन सवाल ये है कि अखिलेश यादव कितने % वोट बैंक के लीडर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी में जिसके पास 40% वोट होगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। अगर अखिलेश यादव को यूपी का मुख्यमंत्री बनना है तो उनको पूरे 40% वोट हासिल करने होंगे। लेकिन यूपी के राजनीतिक इतिहास में आज तक अखिलेश यादव की पार्टी टोटल कितने % वोट हासिल कर सकी है? 1993 में एसपी को 18% वोट मिला, 1996 में एसपी को 22% वोट मिला, 2002 में एसपी को 25% वोट मिला, 2007 में भी एसपी को 25% वोट मिला, 2012 में एसपी को 29% वोट मिला, तब अखिलेश सीएम बने और 2017 में एसपी को 22% वोट मिला। यानी अब तक यूपी के राजनीतिक इतिहास में 2012 में मिला अधिकतम 29% वोट ही समाजवादी पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। यही अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। समाजवादी पार्टी मूल रूप से यादव मुस्लिम की राजनीति करती है। ये 29% की राजनीति है। अब देखिए ओपिनियन पोल इस वक्त क्या कह रहे हैं। साल 2017 में अखिलेश को वोट मिला 22%। ग्राउंड जीरो रिसर्च के ओपिनियन पोल के मुताबिक 2022 में अखिलेश को 36% वोट मिल रहा है अपने वोट बैंक को 40% तक ले जाने के लिए। यानी वोट शेयर में जंप के लिए अखिलेश ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया और साथ ही नए सरकारी कर्मचारियों की पेंशन दोबारा शुरू करने का वादा किया है। अब देखा जाए तो यूपी में 10 लाख नए कर्मचारी हैं। अगर ये मान लिया जाए कि एक कर्मचारी अपने परिवार के साथ कुल 3 वोट है, तो नए सरकारी कर्मचारियों का कुल वोट मिलकर 30 लाख वोट होता है। इस तरह अखिलेश यादव 1% किसी तरह अपने वोट को बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ उनके हर वादे को झूठा बताकर उनको पीछे धकेलने की जद्दोजहद में लगे हैं। वादों और इरादों की ये बड़ी कांटे की लड़ाई चल रही है। इन न्यू पेंशन स्कीम वेतन समिति की सिफारिश लागू होने के बाद यह स्कीम लागू हुई थी और इस स्कीम को 2004 में जब मुलायम सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने लागू की थी। मुझे आश्चर्य होता है कि अखिलेश जी को आज अचानक ये नया उनका जो है वो कहां से जाग गया है कि हमें इस पे भी बोलना चाहिए और प्रदेश के कर्मचारियों को भी उनसे प्रश्न पूछना चाहिए कि भाई देखो, आप ये तो बता दीजिए कि 2004 में मुलायम सिंह जी ने जब इसको लागू किया था तब हो सकता है अखिलेश जी की उम्र उस समय, वैसे वे नाबालिग तो नहीं रहे होंगे, उस समय बालिग हो गए थे। तब प्रश्न करना चाहिए था अपने पिताश्री से कि पिताश्री ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने प्रश्न नहीं किया।
जाने दीजिए, हम मानते हैं कि चलिए उस समय उनकी उम्र जो भी रही होगी 30 साल की, तब भी हम मानते 30 साल की उम्र में भी वो नाबालिग थे, उनको कोई पता नहीं था। ये होता है, बहुत सारे लोग बुजुर्ग होने के बाद भी कभी बालिग नहीं हो पाते, ये उन पे भी लागू हो सकता है। लेकिन 2012 से 17 तक तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 5 साल तक प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे। कम से कम उसी समय उनको इस बात का एहसास होना चाहिए था कि कर्मचारियों को जो न्यू पेंशन स्कीम दी गई है इसकी समीक्षा होनी चाहिए। कभी नहीं की, उनके मानस में बात भी नहीं आई। मैं मानता हूं उनको अपनी मित्र मंडली से इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि वह प्रदेश के बारे में सोच सके, कर्मचारियों के बारे में सोच सके। 2017 में हमारी सरकार आई, 2018 में कर्मचारी संगठनों ने मुद्दा उठाया था, मेरे पास आए थे, मैंने प्रश्न उनसे पूछा था। मैंने कहा स्कीम तो 2004 में लागू हो चुकी है, तो 2018 में इसको उठाने का औचित्य क्या? 14 वर्ष के बाद उठाने का औचित्य क्या? उन्होंने एक बात बहुत शालीनता, उन्होंने कहा साहब जहां से उम्मीद होती है वहीं मुद्दा रखा जाता है। जब वे ना उम्मीद थे तो उनके सामने नहीं रखते थे, उम्मीद है इसलिए आए हैं। 10,000 करोड़ रुपए उस समय हमारी सरकार ने हर कर्मचारी का अकाउंट खुलवा करके स्टेट कंट्रीब्यूशन कर्मचारियों के खाते में जमा करवाने का कार्य किया। अब जरा समझते हैं कि बीजेपी की स्थिति क्या है और बीजेपी के कॉन्फिडेंस की वजह क्या है। 2014 के चुनाव में 72% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया, 2019 में 82% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया, यानी 10% का इजाफा हुआ। 2014 में 77% राजपूतों ने बीजेपी को वोट दिया, 2019 में 89% राजपूतों ने बीजेपी को वोट दिया, यानी 12% का इजाफा हुआ। 2014 में 71% वैश्य ने बीजेपी को वोट दिया, 2019 में 70% वैश्य ने बीजेपी को वोट दिया, यानी 1% की कमी हुई। 2014 में 77% जाट बिरादरी ने बीजेपी को वोट दिया, 2019 में 91% जाट बिरादरी ने बीजेपी को वोट दिया, यानी जाटों का 14% वोट बीजेपी को ज्यादा मिला। नोट करने वाली बात यह है कि जयंत चौधरी तब भी अखिलेश यादव के साथ थे, तो क्या अखिलेश यादव का साथ 91% जाटों को पसंद नहीं आया? ये बड़ा सवाल है। इस बार भी अखिलेश जयंत के साथ है, तो अब क्या होगा? 2014 में 79% अन्य सवर्णों ने बीजेपी को वोट दिया, 2019 में 84% अन्य सवर्णों ने बीजेपी को वोट दिया, यानी 5% का इजाफा हुआ। 2014 में 53% कुर्मी कोयरी ने बीजेपी को वोट दिया था, 2019 में 80% कुर्मी कोयरी ने बीजेपी को वोट दिया, यानी 27% का इजाफा हुआ। 2014 में गैर यादव अन्य ओबीसी का 61% वोट बीजेपी को मिला, 2019 में गैर यादव अन्य ओबीसी का 72% वोट बीजेपी को मिला, यानी 11% का इजाफा हो गया। 2014 में 45% गैर जाटव एससी वोट बीजेपी को मिला, 2019 में 48% गैर जाटव एससी वोट बीजेपी को मिला, यानी 3% का इजाफा हुआ। 2014 में 18% जाटों ने बीजेपी को वोट दिया, 2019 में 17% जाटों ने बीजेपी को वोट दिया, यानी 1% वोट कम हुआ। 2014 में 27% यादवों ने बीजेपी को वोट दिया, 2019 में 23% यादवों ने बीजेपी को वोट दिया, यानी 4% वोट कम हुआ। 2014 में 10% मुस्लिम वोट बीजेपी को मिला, 2019 में 8% मुस्लिम वोट बीजेपी को मिला, यानी 2% वोट कम हुआ। पहली नोट करने वाली बात यह है कि सिर्फ यादव, मुस्लिम और जाटव वोट को छोड़कर बाकी हर बिरादरी का अधिकतम वोट बीजेपी को जा रहा है। नोट करने वाली दूसरी बात यह है कि बीजेपी को वोट करने वाली इन जातियों ने 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी को और ज्यादा वोट दिया है। बड़ी बात यह है कि बीजेपी को अखिलेश यादव और मायावती का जाटव वोट नहीं मिल रहा है। अब योगी इन दोनों पार्टियों पर जातिवाद के साथ साथ परिवारवाद का भी आरोप लगा रहे हैं ताकि इन दोनों को बैकफुट पर धकेला जा सके। ये मेडिकल कॉलेज पहली सरकारें भी कर सकती थी, बना सकती थी, लेकिन फुर्सत नहीं थी। विकास के लिए उनके पास कहां फुर्सत थी? उनके लिए विकास तो चाचा भतीजे की पार्टी के लिए विकास तो सेफई परिवार का विकास ही उनका सब कुछ था। उससे
बाहर ही नहीं निकल सकते थे, उससे बाहर उन्होंने देखा ही नहीं था। और बहन जी के लिए तो भतीजे का विकास ही सब कुछ था। भाई बहन की पार्टी के लिए तो जब कोई आपदा आती है तब उनको भारत याद नहीं आता, भारत के नागरिक याद नहीं आते, तब उनको इटली में नानी याद आती है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि बीजेपी कास्ट कॉम्बिनेशन में अखिलेश यादव को पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही है। अखिलेश सिर्फ 30% की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अपना वोट बेस ही 40% का बना लिया है। बीजेपी ब्राह्मण और व्यापारियों की पार्टी होने की पुरानी छवि को तोड़कर हर जाति की पार्टी होने की इमेज हासिल करने में कामयाब रही है, और यही यूपी के चुनाव में भी योगी की सबसे बड़ी ताकत नजर आ रही है। योगी आज बुलंदशहर और हापुड़ में जनसंवाद रैली कर रहे थे। राजनाथ सिंह कासगंज और नड्डा फिरोजाबाद शिकोहाबाद में बीजेपी के लिए माहौल बना रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा गर्मी रामपुर में दिखी। इसका जवाब योगी ने दिया। कैराना मुजफ्फरनगर जैसी गर्मी को मई जून में ठीक कर दूंगा। आज रामपुर में इतनी गर्मी क्यों है, इस रिपोर्ट में देखिए। उस दिन अब्दुल्ला आजम रोने लगे थे, आज डरे हुए हैं। क्या आज की तारीख कल तक ये साजिश थी कि किसी तरीके से मेरा नामांकन गलत तरीके से रद्द करा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं करा सके। अब्दुल्ला आजम के आरोप कितने राइट हैं? क्या रामपुर में भी बड़ी फाइट है? साजिश कर भी एक नई साजिश मेरे साथ और मेरी इस कदर रेखी की जा रही है, पीछा किया जा रहा है, और इस बात के पूरे इम्कानात हैं कि मुझे किसी फर्जी मुकदमे में दोबारा जेल भेजने की तैयारी है, या मुझे किसी हादसे में कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। वोटिंग से पहले क्या अब्दुल्ला आजम ने चला विक्टिम कार्ड? कितनी साजिश, कितना चुनावी कार्ड? भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो स्वार के उम्मीदवार हो या रामपुर शहर के उम्मीदवार हो, इन सब ने मिलकर तय किया है कि किसी रोड एक्सीडेंट में या किसी भी तरीके से माहौल खराब करके या मेरे ऊपर हमला कराकर ये मेरी हत्या करा सकते। 2022 की रामपुर के सियासी शोले में आज साजिश, सस्पेंस, इमोशन, मर्डर सबकी एंट्री हो गई। स्क्रिप्ट और डायलॉग के साथ सामने आए आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान। एक एक करके कई आरोप लगाए, जिसमें सबसे संगीन आरोप हत्या की साजिश का, और आरोप का तीर रामपुर के बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना और स्वार के बीजेपी गठबंधन के हैदर अली खान उम्मीदवार की ओर था। आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है? वही आपके साथ नहीं है, ये तो वही लोग बता सकते हैं। ये आरोप उस सियासी शख्सियत के बेटे के थे जिसकी एक वक्त में रामपुर की सियासत में तूती बोलती रही है। बस इतना समझ लीजिए कि अब्दुल्ला आजम खान के पिता आजम खान 45 साल में रामपुर विधानसभा में आजम खान केवल 2 बार हारे, 9 बार चुनाव जीत चुके हैं। 2019 की मोदी लहर में भी वो रामपुर से सांसद बन गए, लेकिन आजम खान पिछले 23 महीने से सीतापुर जेल में हैं। अब्दुल्ला जमानत पर बाहर हैं। पूरे खानदान पर 100 से ज्यादा मुकदमे हैं। वक्त बदला, हालात बदले, सियासत बदली, सरकार बदली, तो आज जुबान भी ऐसी है। लेकिन अब्दुल्ला आजम ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब्दुल्ला आजम ने जिन पर आरोप लगाया है, उन्हीं लोगों ने जवाब दिया है। समाजवादी जो पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका ये कहना कि मेरी रैकी की जा रही है, मुझे डर लग रहा है, तो ऐसा व्यक्ति ये बात बोल रहा है जिसने रामपुर की जनता को हमेशा खौफ में रखा और बुरी तरीके से डरा के रखा। आज जो व्यक्ति ये बातें बोल रहा है, उसको शर्म आनी चाहिए इस तरीके के बयान देने के लिए, इस तरीके की बातें बोलने के लिए।
ये बहुत सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सब बयान है। तो मुझे नहीं लगता कि इन बयानों में जरा सा भी कोई सच्चाई है, पूरी तरीके से बनावटी है और प्लान बयान है। अब्दुल्ला आजम को सुना, जिन पर आरोप लगाया उनकी बातें सुनी, अब फैसला रामपुर की जनता को करना है। अब्दुल्ला आजम ने एक और आरोप लगाया है, उसका भी रामपुर के इलेक्शन से कनेक्शन है। कई बार चुनाव आयोग से इस बात की दरख्वास्त कर चुका हूं कि जो अधिकारी गुजरे वक्त रामपुर के जिलाधिकारी रहे हैं और इस वक्त मुरादाबाद के कमिश्नर हैं, वो रामपुर के चुनाव को प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और उनकी दिलचस्पी इस कदर है चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार फ़ोन के स्पीकर खोलकर और उनकी रिकॉर्डेड वॉइस मैसेजेस लोगों को सुनवा रहे हैं जगह जगह। क्या ऐसे माहौल में निष्पक्ष चुनाव मुमकिन है? क्या ऐसे माहौल में फ्री और फेयर इलेक्शन मुमकिन है? अब्दुल्ला आजम खुद को विक्टिम बता रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई और सियासत कितनी है, यह समझना होगा, क्योंकि सच्चाई यह है कि उनको या उनके पिता को सजा अदालत से मिली है। योगी की सरकार के चाबुक ने आजम की सियासत ही नहीं, विरासत को भी जख्मी कर दिया है। आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला और परिवार पर इस वक्त 200 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। आजम खान पर 102 मुकदमे, पत्नी तंजीम पर 34 मुकदमे, बेटे अब्दुल्ला पर 44 मुकदमे, बड़े बेटे अदीब पर 31 मुकदमे। अब जिस अवसर पर अब्दुल्ला आजम सवाल उठा रहे हैं और चुनाव आयोग से हटाने की अपील कर रहे हैं और संगीन आरोप लगा रहे हैं, उसकी वर्किंग की तारीफ खुद चुनाव आयोग कर चुका है। खनऊ में हुई चुनाव आयोग की मीटिंग में चुनाव आयोग ने 2019 के लोकसभा चुनाव में रामपुर में किए गए प्रशासनिक इंतजामों की तारीफ की, निर्देश दिया कि बाकी अफसर भी निष्पक्ष, निर्भीक और शांतिपूर्ण चुनावों के लिए इसी तरह की व्यवस्थाएं करें। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान मौजूदा समय में रामपुर से सांसद हैं। वो कई बार रामपुर से ही विधायक चुन करके उत्तर प्रदेश सरकार में प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं और ऐसे में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी रामपुर की ही स्वार सीट से विधायक बन चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस बार जब अब्दुल्ला आजम ने स्वार सीट से नामांकन किया तो उसके बाद उन्होंने ये बात आखिर क्यों कही कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उनकी साजिश के तहत हत्या भी करवा सकते हैं। सवाल ये उठता है कि उनके परिवार की एक बड़ी राजनीतिक विरासत है और पिता और पुत्र दोनों ही लगातार एक्टिव हैं राजनीति में। बावजूद इसके अब्दुल्ला आजम को अगर इस तरीके का बयान इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो इसके पीछे कई मायने हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या अब्दुल्ला आजम इसके जरिए एक विक्टिम कार्ड खेलना चाह रहे हैं या इसके पीछे की वजह कुछ और ही है। बहरहाल इसका जवाब निश्चित तौर पर रामपुर की जनता देगी और 10 मार्च को इसका फैसला भी हो जाएगा। लेकिन इन बयानों ने निश्चित तौर पर राजनीतिक जो उठापटक है और राजनीतिक माहौल है वो रामपुर में काफी ज्यादा गर्म कर दिया है। यूपी के चुनाव में आजम खान को बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर अतीक और मुख्तार की ग्रेड में रखा है। उधर अखिलेश यादव की सियासत में आजम खान और अब्दुल्ला आजम मजबूरी भी है और जरूरत भी, लेकिन ये बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा है। आजम खान को लेकर बहुत शिकायत करते हैं अखिलेश की उनके खिलाफ 87 मुकदमे आपकी सरकार के वक्त में हुए। देखिए, सरकार उनका ने कोई कसूर नहीं था। सरकार ने कोई भी मुकदमा राजनीतिक पूर्वाग्रह से नहीं किया है। उनके कारनामों के कारण वे मुकदमे हुए हैं और वह न्यायालय के आदेश से हुए हैं। माननीय न्यायालय ने जहां पर प्रशासन को आदेश किया है वहां पर प्रशासन ने उस प्रकार की कार्रवाई भी की होगी। आप गलत एफिडेविट देंगे, दलितों की भूमि पर कब्जा करेंगे, जबरन कमजोर लोगों को प्रताड़ित करेंगे, अवैध वसूली करके स्मारक खड़ा करने का प्रयास करेंगे, ये मुझे लगता है कि किसी भी सभ्य समाज को यह स्वीकार्य नहीं और उन्होंने जो गलत किए हैं उस गलत कार्य की सजा कानून के दायरे में उनको प्राप्त हो रही है। जनता के बीच माहौल कैसे बनाना है, किस टॉपिक को कितना फैलाना है,
पूरी रणनीति पहले से तैयार है। बीजेपी हो या समाजवादी आरएलडी, दोनों पार्टियां दांव चल रही हैं। योगी अखिलेश की लॉ एंड ऑर्डर वाली नस को दबाते हैं तो अखिलेश जयंत के साथ मिलकर बीजेपी को किसान आंदोलन का कांटा चुभाते हैं। पश्चिम यूपी की 58 सीट के प्रचार में यही चल रहा है। पहले ये सुनिए। क्योंकि मैं पोटली लेके चलता हूं, एक लाल वाली मैंने पहले दिखा दी थी, लेकिन मैंने ये कहा था कि हम और जयंत चौधरी जी जब दोनों आएंगे तो हमारे दोनों के हाथ में पोटली होगी। ये अन्न संकल्प के लिए हम पोटली लेके चलते हैं। यही अन्न है जो हमें और आपको जिंदा रखता है। किसान जो हमें पेट भरता है और कपड़े दे पहनाता है, उसके हक में हम दोनों लोग लगातार इसी तरह से संकल्प करते रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी को हटा न लें और उत्तर प्रदेश से सफाया न कर दें। अगर हमारे पत्रकार साथी आप लोग भी कोई अन्य संकल्प लेना चाहें तो पीछे नहीं हटना। आप लोग भी हमारे साथ किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए। और मैं कहता हूं, इस गाजीपुर बॉर्डर से और उस गाजीपुर बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। इसीलिए ये दोनों गठबंधन के लोग ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रहे हैं। उन लोगों को सत्ता से दूर ही रखना, और सत्ता से दूर जैसे कोयले को चिमटा पकड़ करके दूर किया जाता है ना, क्योंकि हाथ से चोबे तो हाथ जलाएगा, या गर्म होगा तो हाथ जलाएगा, और अगर बुझा होगा तो हाथ को काला करेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, सपा और उसके गठबंधन को वोट देने का मतलब जो निर्दोष लोग मुजफ्फरनगर दंगे में मारे गए थे उनका अपमान करना होगा। देखिए, सरकार जब बनती है कैसे गरीबों के हित के लिए कार्य होते हैं। ये तीनों दलों में होड़ लगी है। किस बात की होड़ लगी है? कौन कितने बड़े अपराधी को टिकट दे दे। कांग्रेस में, सपा में, बसपा में एक एक ढूंढ करके लाई जा रहे हैं। विकास उनका एजेंडा नहीं है। कहते हैं हम बिजली फ्री दे देंगे। अरे तुम्हारे यहां तो बिजली नहीं आती थी क्या? सपा की सरकार के समय बिजली मिलती थी क्या? उनसे कोई उम्मीद करते हैं क्या? कोई विश्वास करते हैं? वे तो अंधेरे में रहने के आदी हैं, क्योंकि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती। ये बिजली उनको कहां से अच्छी लग जाएगी? आज तो गांव-गांव में जब बिजली जलती है, 24 घंटे बिजली जलती है। पहले हमारे किसान भाइयों के यहां, अन्नदाता किसान के खेत से पंपिंग सेट भी चोरी हो जाता था। आज कोई चोरी करने का तो साहस करेगा? आज तो नहीं करेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, कहते हैं हम ये करेंगे। अरे जब मौका मिला था तब क्या किया था तो बताओ। चर्चा तो तीनों सरकारों को करना चाहिए। कांग्रेस ने क्या किया, समाजवादी पार्टी 4 बार थी, क्या किया? बहुजन समाजवादी पार्टी 3 बार थी, उसने क्या किया? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कांग्रेस का पूरा कार्यकाल, समाजवादी पार्टी के 4 बार के कार्यकाल, बहुजन समाजवादी पार्टी के 3 बार के कार्यकाल को जोड़ लो, जितना वह जोड़ करके आता है, अगर उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया है तो भाइयों बहनों, मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते थे। जब सत्ता मिली, बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे। और फिर अब जनता को गुमराह कर रहे हो कि भगवान कृष्ण मेरे सपने में आएंगे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, कृष्ण भक्त तो हम लोग हैं। भगवान कृष्ण तो हमारे सपने में जरूर आएंगे। वहां तो कंस ही जरूर आएगा। कंस भी इस बात के लिए तरस रहा होगा कि मेरा भी कोई अवतार चलो हो रहा है। बीजेपी की पूरी कोर टीम ने पश्चिमी यूपी के पहले चरण की 58 सीटों के लिए टॉप गियर लगा दिया है। कल योगी बागपत और गाजियाबाद के मुरादनगर में थे, जन संवाद किया। आज योगी आदित्यनाथ खोरजा, शिकारपुर, हापुड़ में थे।
योगी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और अखिलेश को लॉ एंड ऑर्डर पर ही घेर रहे हैं, जो पश्चिम यूपी का सबसे मेन और हॉट टॉपिक है और कैराना इसका एपी सेंटर है। जो दंगा के मंसूबे के साथ इस समय अपना सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 वर्ष तक ये सभी लोग बिलों में घुसे थे, दुबके हुए थे। जो थोड़े बहुत कभी सब्जी के लिए निकलता था, पुलिस पकड़ती थी, अगले दिन गले में तख्ती लगा करके आता था का साहब बकस दो, बस सब्जी बेच करके अपना परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। आप 10 मार्च के बाद देखना था, इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती हुई दिखाई देगी। और फिर एक गर्मी जो अभी कैराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। उधर अमित शाह आज भले गोवा में हैं, लेकिन पिछले 2 दिन से पश्चिम यूपी की फ्रंट कमान खुद हाथ में ले रखी है। मुजफ्फरनगर और देवबंद में डोर टू डोर कैंपेन किया। पश्चिम यूपी में अमित शाह की मौजूदगी से बीजेपी बड़े जोश में है। नतीजा ये हुआ कि कई जगह भारी भीड़ की वजह से शेड्यूल घटाया गया, लेकिन इस भीड़ पर अखिलेश की नजर थी। आचार संहिता की बात की, डोर टू डोर कैंपेन का जवाब मैन टू मैन कैंपेन से दिया। डोर टू डोर जाने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई है कि मैं तो कहूंगा जिस घर का दरवाजा वो बजाएं या डोर टू डोर कैंपेन में जाएं, वो सिलेंडर उन्हें दिखा दें। वो जो लाल रंग का सिलेंडर है वो दिखा दें, क्योंकि पोटली पे अन्न संकल्प तो लेंगे नहीं वो, तो कम से कम उन्हें लाल सिलेंडर जरूर दिखाएं कि जिस समय वो सरकार में आए थे उस समय एक सिलेंडर भरवाने की कीमत क्या थी और आज क्या कीमत है। हमारी यही डोर टू डोर कैंपेन है, मैन टू मैन कैंपेन है। लाइए पर्चा, लाइए पर्चा, मैन टू मैन कैंपेनिंग हमारी। डोर टू डोर भी कैंपेन होगी और मैन टू मैन कैंपेन भी होगी। मैं आपसे कहता हूं हमारी पार्टी की मदद करना। पहले चरण में बीजेपी ने अपने बड़े दिग्गज उतार दिए हैं। योगी गाजियाबाद हापुड़ सेट कर रहे हैं, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम यूपी के दूसरे इलाके। राजनाथ सिंह कासगंज में तो जेपी नड्डा फिरोजाबाद और शिकोहाबाद में थे। डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे और अखिलेश के गठबंधन पर हमला भी। अब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन क्या कारण है कि इनको इस देश नहीं, इस देश से बाहर के नेता पसंद आते हैं? क्या कारण है कि जिन्होंने देश का विभाजन किया, जिन्होंने देश के विभाजन के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, वो इनकी जुबान पर आता है, और जिन्होंने इस देश को एक रखने के लिए लौह पुरुष सरदार पटेल, उनकी चर्चा करना इनके लिए दिक्कत की बात होती है। देखो, मैं कई बार बोलता हूं, अगर आप बोरी में से एक चावल की किस्म पता लगा लेते हो तो एक घटना से नेता की भी नीयत पता चल जाती है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए इनकी नीयत पहचानो और नीयत को ध्यान में रख करके हमको काम करना है। बीजेपी ने पश्चिम यूपी में पूरी ताकत झोंक दी है। उधर अखिलेश जयंत की जोड़ी भी बड़ा दावा कर रही है। दांव दोनों तरफ से चले जा रहे हैं, लेकिन चुनाव में नेताओं से ज्यादा दांव पब्लिक का चलता है। यही सच है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब में 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सीएम चन्नी ने चमकौर साहिब के अलावा भदौर सीट से भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। भदौर सीट से कल ही सीएम चन्नी नामांकन फाइल करेंगे। भदौर सीट का असर बरनाला और संगरूर दोनों जिलों पर है, जो आम आदमी पार्टी और अकाली दल का सियासी गढ़ माने जाते हैं। भदौर सीट से भी चुनाव लड़ना सीएम चन्नी का अकाली और आप दोनों को बड़ी चुनौती कहा जा सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कैप्टन अमरिंदर पटियाला शहर सीट से सुबह 11:30 बजे नॉमिनेशन फाइल करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।